कि व्यास विद्यापीठ लोक शिक्षा के लिए है। हमने ये भी देखा है कि व्यास विद्यापीठ माने लोक शिक्षा, ये हमारे शास्त्र शिक्षा से अलग नहीं होता। उसके तरीके अलग होते हैं, उसके माध्यम अलग होते हैं, उनके विषय वस्तु और उसकी भाषा और प्रस्तुति ये सब अलग होती हैं। परंतु जो जो शास्त्र हमारे समस्त जीवन को आधार देते हैं, समस्त जीवन को एक दिशा देते हैं, वही शास्त्र भिन्न भिन्न माध्यमों से समस्त लोक तक पहुंचाने की जो व्यवस्था है वह लोक शिक्षा है। मुख्य मुद्दा आज जो हमें ध्यान में रखना चाहिए वह केवल मनोरंजन नहीं है, वह शिक्षा है। मनोरंजन तो वह आनंददायक माध्यम है, रसपूर्ण माध्यम है, अच्छा मजा आने वाला माध्यम है। इसलिए मनोरंजन कहते हैं, रंजन करना माने आनंद पहुंचाना, मजा लुटाना, इसलिए उसको रंजन कहते हैं। मन का रंजन माने हमें मन को अच्छा लगता है, मन बहुत प्रसन्न रहता है, बार बार देखने को सुनने को लालायित रहता है, बार बार उसके अनुसार व्यवहार करने के लिए लालायित रहता है, इसलिए उसको मनोरंजन कहते हैं। जैसे कि कोई एक नाटक जब हम देखते हैं तो उसे देखने में हम डूब जाते हैं, मजा आता है, बार बार देखने के लिए प्रवृत्त होते हैं। जब गीत सुनते हैं तो बार बार सुनने के लिए हमारी इच्छा होती है। जैसे हम स्वयं नृत्य करते हैं तो बार बार नृत्य करने की हमारी इच्छा होती है। कोई कलाकृति देखते ही रहने की इच्छा होती है। सब हमारे मन को, चित्त को आनंदित प्रसन्न करने वाली बातें हैं, इसलिए हम उसको मनोरंजन कहते हैं। परंतु वह केवल मनोरंजन नहीं है। मनोरंजन के माध्यम से जीवन की बहुत गहन बातें भी, बहुत महत्वपूर्ण बातें भी प्रस्तुत की जाती हैं। तो यह इसलिए यह शिक्षा का माध्यम है। तो आज 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 क्या माना जाता है? मनोरंजन ही मुख्य बात हो गई, शिक्षा गौण हो गई। हम टीवी सीरियल्स देखते हैं, सोशल मीडिया की अनेक 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 प्रस्तुतियां देखते हैं, तो वे केवल रंजन की ही होती हैं, शिक्षा की नहीं होती। क्योंकि वर्तमान समय में मनोरंजन और शिक्षा दोनों का एक दूसरे से विच्छेद कर दिया गया है कि वह मजा करने वाली बातें तो हो लेकिन शिक्षा वाली बातें न हो। इससे सारी समस्याएं निर्माण हुई हैं और लोक शिक्षा का बहुत बड़ा क्षेत्र अशिक्षा का क्षेत्र बन गया है। शिक्षा है उसमें नदारत है, केवल मनोरंजन, ये एक संकट है। और दूसरा संकट है पूरा मनोरंजन का क्षेत्र ये व्यापार का क्षेत्र बन गया है, ये अर्थ के अधीन बन गया है। इसलिए वो सारी की सारी परिभाषाएं उद्योग के क्षेत्र में, मनोरंजन उद्योग, फिल्म उद्योग ऐसा बोलते हैं, मंच उद्योग, कला का क्षेत्र वो भी उद्योग ऐसा कहा जाता है। तो पैसे के कारण से वह एक पदार्थ बन गया। तो मजा करने वाली सारी बातें शिक्षा देने वाली न रहकर पैसा कमाने वाली बातें बन गई और हल्की वृत्तियों को भी उत्प्रेरित करने वाली बन गई। तो संस्कार और शिक्षा इससे नदारद हो गया। और फिर अर्थ क्षेत्र की भाषा क्या होती है? ग्राहक को जो चाहिए वो दो। वास्तव में भारत का अर्थ क्षेत्र तो लोगों को जो चाहिए वो देने के लिए नहीं था। एक उदाहरण ऐसा मैंने एक वक्तव्य में, एक बौद्धिक में सुना था कि एक पारसी गृहस्थ, वैसे तो वो बहुत प्रसिद्ध चरित्र हैं परंतु मुझे उनका नाम अभी स्मरण में नहीं है, वो रोज रात्रि में क्लब से घर जाते थे तो रास्ते में से
शराब या तो पीकर जाते थे या बोतल साथ में लेकर जाते थे, और रोज वो शराब की दुकान वाला उनसे परिचित भी हो गया था। तो एक दिन उनकी पत्नी साथ में थी और उन्होंने दुकान वाले से शराब मांगा पीने के लिए। तो शराब की दुकान वाले ने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। अरे वो कहने लगा, रोज ले जाता हूँ। नहीं, आप रोज भले ही ले जाते हो, आज नहीं दूंगा, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। तो कहना, पैसे के बदले में भी नहीं दूंगा। कारण क्या था? वो उसने पूछा बार बार, कारण क्या है? आपके साथ आपकी पत्नी बैठी है। महिलाओं की उपस्थिति में शराब पीना सुसंस्कृत समाज में अलाउड नहीं है। तो आप अपनी पत्नी के साथ आए हैं, तो मैं आपको शराब पीने के लिए नहीं दूंगा। पैसा मिलता है तो भी नहीं देगा। ये हमारे यहाँ किया जाने वाला विचार है। परंतु आज ग्राहक देवता है। हमारे यहाँ भी ग्राहक देवता था, उसकी सेवा करना ये तो था, परंतु ग्राहक की सेवा उससे भी अधिक संस्कारों की और धर्म की सेवा महत्वपूर्ण है। इसलिए ऐसा नहीं किया जाता था। आज क्या भाषा है? ग्राहक मांगता है वो देना चाहिए। तो शिक्षा का सूत्र ये नहीं है कि पढ़ने वाला या खरीद करने वाला जो मांगे वो देना। इसलिए ग्राहक मांगता है वो देना, ये परिभाषा नहीं चलती। आज यह चलती है। तो जब ये कहते हैं ना कि आज जो कहते हैं कि अश्लील मनोरंजन क्यों हो गया है, तो लोग कहते हैं हम तो देखने वाले जो चाहते हैं वो देते हैं। हल्की हल्की अश्लील फिल्में क्यों बनती हैं? अरे बॉक्स ऑफिस पर कितना पैसा इसका मिलता है, इसलिए देते हैं। तो ये अर्थ क्षेत्र का विषय हो गया और काम क्षेत्र का विषय हो गया मनोरंजन। जब शिक्षा और संस्कार से रहित हो जाता है तो वो हल्का हो जाता है, हल्की मनोवृत्तियों को संतुष्ट करने वाला हो जाता है। ऐसे आज की स्थिति हो गई है। इसलिए मनोरंजन को संस्कार और शिक्षा के साथ जोड़ना, शिक्षा और संस्कार का आधार देना, अर्थ क्षेत्र से इसे मुक्त करना और काम व्यवहार के क्षेत्र को आनंद और सौंदर्य के क्षेत्र को, मजा करने के क्षेत्र को शिक्षा और संस्कार के साथ जोड़ो और केवल काम, कामना पूर्ति और पैसा कमाना इस अर्थ क्षेत्र से मुक्त करो। अब ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और बहुत कठिन बात भी है, क्योंकि आज का शिक्षा का क्षेत्र भी तो उद्योग बन गया, संस्कारों का क्षेत्र भी तो उद्योग बन गया। उनकी भी भाषा वही है कि जैसे कहते हैं ना, बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है, मैंने क्या है, तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसा ऐसा वैभव है, ऐसा उसका विशाल सारा और भव्य रूप रंग है। अब भव्य रूप रंग का ज्ञान के साथ क्या संबंध है? भव्य रूप रंग से कोई गणित ज्यादा अच्छी सिखाई जाती है क्या? नहीं। तो भौतिक साधन सामग्री के संदर्भ में तुलना करना, मापना नापन करना, उसका शिक्षा को ही अर्थ क्षेत्र ने ग्रस लिया, शिक्षा को ही कमोडिटी बना दिया। तो फिर हम मनोरंजन के क्षेत्र को शिक्षा के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा? वो कैसे होगा? गणित सिखाना है ना, तो गीत के माध्यम से सिखाओ, खेल के माध्यम से सिखाओ। ऐसा न खेल का तत्व रहा न गणित का तत्व रहा। फिर भौतिक सामग्री, लोग कहते हैं हमको गुरुकुल करना है, तो हम कहते हैं कि क्या तैयारी है? कहते हैं हाँ हमारे पास भूमि है, अच्छा भवन भी है और ऐसा धन संग्रह भी है कि हम गुरुकुल खड़ा करेंगे। फिर हम पूछते गुरु कहाँ है? गुरु तो नहीं है।
गुरु तो आ जाएंगे, कहाँ से आ जाएंगे? हाँ, हायर कर लेंगे। ये तो गुरुकुलों की चिंता करने वालों की भी यही स्थिति है। गुरुकुल करना है लेकिन गुरु नहीं है। गुरुकुल करना है तो तैयारी क्या क्या करनी है? गुरु स्वयं तो करेगा नहीं, गुरु को पहले उसका अनुनय विनय करके स्थापित करेंगे नहीं, और भवन, भूमि, साधन सामग्री, पैसा उस रूप में मानेंगे। तो फिर शिक्षा शिक्षा स्वयं जब कमोडिटी बन गई, तो ये जो मनोरंजन के क्षेत्र को शिक्षा और संस्कार के साथ जोड़ना, उसका भी फिर से वही अर्थ बदल जाता काय झालं काय? हाँ? तो माने ये जो आधारभूत मुद्दा है, जो आज की सांदर्भिक परिस्थिति से अवरोध के रूप में जन्मा है, उसका पहला विचार करना होगा। तो शिक्षा कमोडिटी नहीं है, शिक्षा उद्योग का क्षेत्र नहीं है, मनोरंजन ये भी अर्थ क्षेत्र के अधीन नहीं है। अभी भी किसी का चालू है। नियति ताई आप म्यूट करिए। आनंद का स्रोत अवश्य है, परंतु कामना और अर्थ इन दोनों के अधीन नहीं, शिक्षा और संस्कार के साथ जुड़ा। यही पहला लोक शिक्षा का मुद्दा होगा, प्रबोधन का, लोक प्रबोधन का, समाज प्रबोधन का मुद्दा होगा, शिक्षा क्षेत्र के प्रबोधन का मुद्दा होगा। जब तक ये आधार हमारा ठीक नहीं हो जाता, तब तक हम गीतों का निर्माण करेंगे, कलाकृतियों का निर्माण करेंगे, नाट्य प्रस्तुति, संगीत की प्रस्तुति, कविता प्रस्तुति, साहित्य निर्माण, उपन्यासों का लेखन, कहानियों का लेखन, कुछ भी करेंगे तो भी हमारा प्रयोजन उससे सिद्ध नहीं होगा। अब इसके लिए भी साधन तो यही अपनाए जा सकते हैं। सोशल मीडिया का प्रयोग इसके लिए किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे प्रबोधन के लिए, बहुत सारे भारतीय विषयों को प्रस्तुत करने के लिए भी YouTube चैनल का बहुत उपयोग हो रहा है। उदाहरण के लिए इतिहास, कला, कारीगरी, व्यापार आदि में भारत की दृष्टि क्या है, ये तो आज पढ़ाया नहीं जाता। तो विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में तो यह नहीं है। वहां तो वही कार्ल मार्क्स और माने कम्युनिज्म, वोकिज्म, अब्राहमिक थिंकिंग, इसी का बोलबाला है। तो अगर हम इसमें फिर ये लोक प्रबोधन वाले ये विषय इतिहास के बारे में और इसमें एक जाएंगे, तो फिर वही कम्युनिस्ट कम्युनिस्टों ने रचा, ब्रिटिशों ने दी हुई जानकारी यही होगा। तो इसके लोगों तक पहुंचे, इसके लिए यूनिवर्सिटी ये माध्यम नहीं रहा, तो फिर ये सोशल मीडिया है वह इसका माध्यम बन रहा है, ऐसा हम देखते हैं। कई ऐसे चैनल्स हैं जिसमें इतिहास के बारे में, कारीगरी के बारे में, भारतीय पारंपरिक ज्ञान के बारे में कार्यक्रम आते हैं। इसी प्रकार से जिन लोगों ने बहुत सारे प्रयोग किए हैं गुरुकुल पद्धति के लिए या अन्य ग्रामीण क्षेत्र में गोपालन के लिए, ऐसे 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 जो प्रयोग चल रहे हैं देश में, वो भी लोक के सामने YouTube के माध्यम से या छोटे छोटे ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से, इंटरव्यूज के माध्यम से, रील्स के माध्यम से आते हैं। फिर इसके लिए गीत भी बनाए जाते हैं, कहानियां होती हैं, मालिकाएं होती हैं, ये भी आती हैं। जैसे रामायण की मालिका होती है, भगवद गीता के व्याख्यान होते हैं। ऐसे ये कथा रूप में और गायन रूप में, चित्र रूप में ये प्रस्तुत होते हैं। वो सारी लोक शिक्षा है। तो गंभीर से गंभीर आज के जो संकट हैं, वे भी
यूनिवर्सिटी के माध्यम से नहीं, परंतु ऐसे लोक शिक्षा के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से आते हैं। कभी कभी वो अभी थिएटरों के मंचों में नहीं पहुंचे हैं, परंतु अभी हमने कोई फिल्म्स ऐसी देखी है, छावा इसका लेटेस्ट उदाहरण है। तो कश्मीर फाइल्स और उसके भी पहले ताशकंद फाइल्स से जो शुरू हुआ था वह सिलसिला अभी भी है। ये बात है कि इनकी फ्रीक्वेंसी, इनके इनके पीछे लगने वाली लागत और ये सब समस्या होने के कारण से उसका अनुपात कम है, परंतु प्रयोग कैसे हो रहा है ये मीडिया का, इसके तो ये उदाहरण है। 2-3 पीढ़ियों के पूर्व ऐसा कोई खर्चा नहीं करना पड़ता था और ये सारे गांव में छोटे से छोटे गांव तक पहुंचे हुए थे और उसी को हम लोक नृत्य कहते हैं, उसी को हम रामलीला कहते हैं, उसी को हम विजयादशमी के दिन रावण दहन के कार्यक्रम कहते हैं, गणेशोत्सव के कार्यक्रम कहते हैं, नवरात्रि का गरबा होता है, दुर्गा पूजा होती है, ओणम जैसे उत्सव होते हैं। तो भारत के हर प्रांत में, भारत के 7 लाख गांवों तक ये निःशुल्क ऐसा मनोरंजन का क्षेत्र, शिक्षा और संस्कार के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र व्याप्त था। ऐसी हमारी लोक शिक्षा की व्यवस्था थी। उसी प्रकार से पुराणों की कथाएं, पुराणों का वाचन कितना चलता था। तो भागवत पुराण की कथा ये तो बहुत प्रसिद्ध है, प्रचलित है। उसी प्रकार से सुंदर कांड का पाठ कितना हो रहा है, आज भी हम इसके उदाहरण देखते हैं। परंतु क्या हुआ, जो रामलीला निःशुल्क होती थी, जो रावण दहन ऐसे ही खेल खेल में हो जाता था, बिना बड़े तामझाम के, बिना बड़े खर्चे के, बिना बड़े पूर्व तैयारी के, आयोजन के, नवरात्रि का गरबा जो मोहल्लों में सादे वस्त्रों में होता था, उसके साथ जो भक्ति भाव जुड़ा था, उसके साथ जो एक शिष्टता थी, संस्कारिता थी, अब आज वो भी सारा मंचीय हो गया। मैंने रामलीला भी ऐसे तामझाम वाली हो गई और रावण दहन भी इसी प्रकार का हो गया और अर्थ क्षेत्र और राजकीय क्षेत्र इन्होंने इसको प्रदूषित कर दिया। तो इसको फिर मुक्त करना इससे और ऐसे गांव तक ले जाना ये बहुत आवश्यक है। तीसरा इसका पहलू था, आप कोई भी व्यवसाय करते हैं छोटे से छोटा, जैसे आप बैलगाड़ी से लोगों का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का ही व्यवसाय करते हैं, अथवा आप जो मकान बन रहा है तो वहां पत्थर तोड़ने का या ईंटों को ठोक कर पीट कर समतल भूमि बनाने का, ऐसा मजदूरी का ही काम कर रहे हैं, अथवा नीचे से ऊंचाई पर सामान ढोकर ले जाने का काम ही कर रहे हैं। मैं बड़े बड़े व्यवसायों की तो बात ही और है, परंतु इतने छोटे छोटे व्यवसाय वाले भी अपने व्यवसाय के प्रति प्रेम का अनुभव करे, आत्मीयता का अनुभव करे, उसके सामाजिक आर्थिक महत्व का उन्हें बोध हो, इसके लिए कथाएं थी, इसके लिए गीत भी होते थे, इसके लिए नृत्य भी होते थे। टिप्पणी डांस ये क्या है? टिप्पणी डांस वही है कि वो जो ईंटों के रोड़े ठोक कर जमीन समतल करते समय जो तालबद्ध रूप से साथ में गीत गा कर वो टिप्पणी का काम करती है, वही तो टिप्पणी नृत्य है। ऐसा जो हरेक ऐसे हर जाति के, माने हर व्यवसाय के पुराण होते थे, तो उन पुराणों में
उस जाति के आद्य पुरुष कौन है, उन जाति के उस जाति के देवता कौन है, उस देवता की महिमा क्या है, उस देवता से संबंधित कितनी पराक्रम की कथाएं हैं, कितनी श्रद्धा भक्ति से उनकी पूजा अर्चा होती है, उनके आयुध कौन से हैं, उनका रूप कैसा है, वो कैसे अपने भक्तों के का उद्धार करते हैं, ऐसे हर हर जाति के पुराण होते थे। उन पुराणों का वाचन होता था, वो पुराणों की भी कथाएं होती थी। तो मैंने भारत के हर एक व्यक्ति को किसी भी कार्य के साथ जुड़ा है, किसी भी व्यवसाय के साथ जुड़ा है, किसी भी स्तर पर वो विहार करता है, जीवन यापन करता है, कितना भी गरीब है, कितना भी अमीर है, कितना भी पढ़ा लिखा है, कितना भी अनपढ़ है, सबके लिए समान भाव व्यक्त करने वाली, जीवन को समान रूप में बोध करने वाली ऐसी लोक शिक्षा की व्यवस्था भारत में रही है। इसके परिणाम स्वरूप कोई भी भारत में अशिक्षित नहीं है, अज्ञानी नहीं है, अनाड़ियों जैसा व्यवहार वह नहीं करता है, वह भी ज्ञानवान ऐसा है। तो आज हमें लोक शिक्षा की यदि बात करनी है और व्यास विद्यापीठ के कार्यक्रम तय करना है, तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, निश्चित करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो लोक शिक्षा का माध्यम या लोक शिक्षा के विषय बनने चाहिए। परंतु फिर केवल लोक शिक्षा के नहीं, तो यूनिवर्सिटी का जो शिक्षा क्षेत्र है उसके भी प्रबोधन के माध्यम बनने चाहिए, और संपूर्ण इसे प्रबुद्ध जनों के भी शिक्षा के माध्यम बनने चाहिए, क्योंकि स्पष्टता तो वहां प्रबुद्ध जनों में भी आवश्यक है, स्पष्टता तो यूनिवर्सिटी क्षेत्र में भी आवश्यक है, और स्पष्टता गृह जीवन में भी आवश्यक है, राजकीय जीवन में भी आवश्यक है, और कारीगर वर्ग में भी आवश्यक है। कारीगर वर्ग में स्पष्टता की आवश्यकता कम है, वहां तक पहुंचने की आवश्यकता अधिक है। तो व्यास विद्यापीठ का ये पहला काम हुआ कि अपना एजेंडा कैसे सेट करे, अपना विषय वो कैसे तय करे। उसमें सबसे पहला ये प्रबोधन वाला, ये मुक्ति का विषय आएगा कि आज जो अर्थ और काम के चंगुल में शिक्षा और संस्कार, कला का क्षेत्र फंस गया है, उसको उससे मुक्त करना, ये पहला काम है। उसके लिए हमें जो जो भी माध्यम आवश्यक है उनका अवलंबन करना। उसके लिए विद्वत गोष्ठियां हो सकती है, उसके लिए साहित्य का निर्माण हो सकता है, उसके लिए शोध क्षेत्र हो सकता है। जैसे जाति पुराण, क्या संकल्पना है, वह शोध का विषय है। किस प्रकार से विभिन्न शास्त्रों को गांव गांव तक और अनपढ़ अशिक्षित लोगों तक पहुंचाया जाता था, ये व्यवस्था क्या रही है, ये भी एक बहुत बड़ा शोध का विषय है। मैंने हमारे यहाँ लोक शिक्षा कैसे व्यवस्थित हुई थी, यही हमारे लिए एक शोध और अध्ययन का विषय होगा। दूसरा विषय होगा, आज किन किन बातों में लोक शिक्षा की आवश्यकता है। जैसे पहले इतनी आवश्यकता नहीं थी, आज उतनी आवश्यकता है। उदाहरण के लिए जीवन शैली, ये बहुत बड़ा सार्वत्रिक लोक शिक्षा का विषय है। सादी बात कहे, दिनचर्या पता ही नहीं है, इतनी अव्यवस्था अनवस्था। हम जो हमें करनी चाहिए 24 घंटे में हम जो जो भी काम करते हैं स्वाभाविक रूप में, वो कितने करने चाहिए, कब करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, कौन से समय में, दिन के कौन से समय में करने चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। उदाहरण के लिए मन
ठीक रहे, ज्ञान तंतु ठीक रहे, इसलिए अच्छी निद्रा आवश्यक है। अच्छी निद्रा किसको कहते हैं कोई पता ही नहीं है। गहरी निद्रा, गाढ़ निद्रा, पता ही नहीं, अनुभव भी नहीं और पता भी नहीं। कैसा सोने से गाढ़ निद्रा का सुख प्राप्त हो सकता है पता ही नहीं है। कितना सोना चाहिए किस आयु में पता ही नहीं है। तो ये क्या है, बहुत शिक्षित लोगों को भी पता ही नहीं है, पहली बात पता ही नहीं है। खाने पीने का समय क्या होता है, स्नान कैसे किया जाता है, पानी कैसे पिया जाता है, ये भी पता नहीं है। चला कैसे जाता है, हमारे वस्त्र और पदत्राण कैसे होनी चाहिए, वो कंफर्टेबल कंफर्टेबल करके बहुत अधिक हानि करने वाले भी हों तो भी हमको पता ही नहीं चलता कुछ भी। तो कैसे हमारे सारे वस्त्र पात्र आदि कैसे होने चाहिए, हमारी भोजन के लिए बैठने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, सोने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, हमारे ड्राइंग रूम्स कैसे होने चाहिए, हमारा किचन कैसा होना चाहिए, डाइनिंग हॉल कैसे होना चाहिए, बेडरूम कैसा होना चाहिए, कुछ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। फिर बड़ी बड़ी बातें तो कैसे पता होंगी कि कौन सी सामग्री से हमारा भवन बनना चाहिए और कौन सी सामग्री से हमारे वस्त्र बनने चाहिए, नहीं मालूम। फिर व्यवहार में आओ तो ऋतुचर्या नहीं मालूम, कौन से ऋतु में कैसा विहार आहार होना चाहिए, नहीं मालूम। तो ये जो जीवन शैली है यह बहुत बड़ा व्यापक ऐसा लोक शिक्षा का माध्यम है। यह आयुर्वेद का विषय नहीं है, यह योग का विषय नहीं है, यह सीधा सीधा धर्म शिक्षा और हमारी जो शिक्षा है गृह शिक्षा और विद्यालयीन शिक्षा, इसी का विषय है। तो ये जो जीवन शैली ये बहुत बड़ा विषय हुआ। हमारा सामाजिक शिष्टाचार ये बहुत बड़ा विषय हुआ। हम अभिवादन कैसे करते हैं, यह अभिवादन क्या है, तो दो सज्जन लोग अब आमने सामने मिलते हैं रास्ते में, घर में, कहीं पर भी, कार्य क्षेत्र में, कहीं पर भी, तो एक दूसरे का अभिवादन कैसे करते हैं। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती जाती है और हम अधिक 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 सुशिक्षित होते जाते हैं, हमारा स्वयं का परिचय देने की क्या पद्धति है और कोई भी काम करने की क्या पद्धति है। अभी अभी मैंने परसों एक उदाहरण दिया कि कैसे छोटी से छोटी बातों के आचार कैसे होते हैं और सुसंस्कृत आचार कैसे होते हैं। तो मैं एक बार पुणे में पूजनीय गोविंद गिरी जी महाराज के साथ बैठी थी और उस समय उज्जैन के सांदीपनी विद्यालय, सांदीपनी विद्यापीठ है, उसके कुलपति स्वामी जी को अपने एक कार्यक्रम का निमंत्रण देने के लिए आए थे। तो उन्होंने क्या किया, ये आचार कैसा होता है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले स्वामी जी के गले में हार, फूलों का हार पहनाया और फिर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और फिर खड़े होकर मैं देश माने अपना स्थान, अपना गोत्र, अपना प्रवर, अपना वंश, अपने पितामह, अपने पिता, इन सब का उल्लेख करते हुए अंत में अपना नाम बताया और ये मैं आपको प्रणाम करता हूँ और हमारे विद्यापीठ में इस प्रकार का कार्यक्रम है, उसका निमंत्रण देने के लिए आपके पास आया हूँ। ये परिचय देने की पद्धति है, ये अभिवादन करने की पद्धति है। तो हमारे समाज में अभिवादन कैसे किया जाता है, ये भी लोक शिक्षा का ही माध्यम है। रास्ते पर कैसे चला जाता है, ये केवल ट्रैफिक सेंस की बात नहीं है, ये शिष्टता के सेंस की बात है कि कैसे चला जाता है, कैसे दौड़ा जाता है, कैसे बोला जाता है। महाभारत में एक विदुर नीति ऐसा अध्याय आता है। महात्मा विदुर
सभा में बैठने के नियम बता रहे हैं। अब वे मुझे ध्यान में नहीं है कि वे युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि दुर्योधन को बता रहे हैं, परंतु सभा में बैठने के नियम, तभी आप सभ्य माने जाएंगे। सभा में बैठने लायक होता है वो सभ्य होता है। और सभ्यता क्या होती है? तो सभा में बैठने समय क्या करना और क्या नहीं करना, ये सभा का जो आचार है वह हमें सभ्य बनाता है। तो छोटी से छोटी बात का विचार किया जाता है। तो ये जो सामाजिक सज्जनों का शिष्टाचार है, वह भी एक लोक शिक्षा का बहुत बड़ा माध्यम, बहुत बड़ा विषय है। उसी प्रकार से बड़े बड़े शास्त्र जो होते हैं, उनकी भी शिक्षा की व्यवस्था इस माध्यम से आती है। तीसरा महत्वपूर्ण विषय वो कुटुंब शिक्षा को लेकर भी है, और वो पूरे समाज के स्वास्थ्य के साथ संबंधित, अर्थव्यवस्था के साथ संबंधित और शिष्टाचार से संबंधित ऐसा ज्ञान और संस्कार के साथ संबंधित ऐसा विषय है जीवन का प्लानिंग। अब आज तक हमारी इसमें नहीं करना पड़ता था क्योंकि ऐसी समस्या ही निर्माण नहीं होती थी, परंतु युगानुकूल युगानुसार हमारी समस्याएं भी तो निर्माण होती हैं। अज्ञान, अल्प ज्ञान और विपरीत ज्ञान के परिणाम स्वरूप। तो किस आयु में, जैसे दिन के किस समय में क्या करना चाहिए, उसी प्रकार से आयु की किस अवस्था में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी बहुत बहुत व्यापक विशाल गहरा ज्ञान सबको दिया जाता था। कहाँ दिया जाता था ये एक अलग बात है। घर में दिया जाता था, विद्यालय में दिया जाता था, मंदिर में दिया जाता था, उत्सव में दिया जाता था, सर्वत्र दिया जाता था। वो तो एक पद्धति हुई, परंतु क्या बात है, जैसे विवाह की उचित आयु क्या है? संपूर्ण समाज में अनवस्था, अज्ञान, विपरीत ज्ञान। जैसे विवाह के माने किस आयु में कितनी संतानों को जन्म देना चाहिए, कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। किस से प्रेरित होते हैं? अर्थ और काम से। धर्म और संस्कृति से प्रेरित होकर तो विचार नहीं किया जाता, ज्ञान और संस्कार से प्रेरित होकर तो विचार नहीं किया जाता। कितने ही लोग हैं, और यार शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि हमको एक से दूसरा बालक परवड़ता ही नहीं है। तो क्या संदर्भ क्या हो गया हमारा? अर्थ, यही संदर्भ हो गया। तो कितने बच्चे होने चाहिए, कौन सी आयु में हमने बच्चों के माता पिता बन जाना चाहिए। और फिर ब्रह्मचर्याश्रम, नदारद, वानप्रस्थाश्रम, शब्द भी नहीं सुना, संन्यास्ताश्रम, आहा हमारा विषय ही नहीं, गृहस्थाश्रम। शिक्षा, संस्कार, ज्ञान, सुसंस्कृतता, इसका आलंबन तो यहाँ भी नहीं है। तो फिर ये जो जीवन की व्यवस्था की गई है व्यक्तिगत जीवन के लिए, ये जो जीवन की हर अवस्था और उसके साथ जुड़े हुए ये 4 आश्रम, ये अर्थ क्षेत्र से भी संबंधित है, काम क्षेत्र से भी संबंधित है, धर्म क्षेत्र से भी संबंधित है, और संपूर्ण सामाजिक सौहार्द के साथ, सामाजिक समरसता के विषय के साथ संबंधित है। इतने महत्वपूर्ण विषयों को न लोक शिक्षा में स्थान है, न शास्त्र शिक्षा में स्थान है, न कुटुंब में कोई सिखाता है, न विद्यालयों में कोई सिखाता है, न मनोरंजन के माध्यम से सिखाता है, न कथाओं में ये कहा जाता है। ऐसे हमको विषय आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। मैंने उदाहरण के रूप में ये 3 विषय बताए, परंतु ऐसे तो बहुत अधिक विषय हैं जो 50 वर्ष पूर्व, 100 वर्ष पूर्व नहीं थे। आज वे बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि हमारे
व्यक्तिगत जीवन की, कौटुंबिक जीवन की, सार्वजनिक जीवन की सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, ये सब संकट में पड़ गए हैं इसके कारण से। और ये कोई नंबर कितने आए और पदवी कौन सी मिली और फिर उससे नौकरी कैसे मिली, इसका तो विषय है ही नहीं, इसका तो विषय है ही नहीं। इसलिए लोक शिक्षा में इन बातों की ओर हमें ध्यान देना होगा। एक तरफ इनकी शास्त्रीय शिक्षा की व्यवस्था विद्यालयों में होगी, परंतु लोक शिक्षा की व्यवस्था व्यास विद्यापीठ में होगी। ये हमारा आज का विषय रहा। हाँ, अब इतना प्रसिद्ध हो गया है, sometimes it has become very nauseating to even socialize. इतना हो जाता है, but if you don't, then बहुत सारी चीजों you are not able to then penetrate or keep the contact. This is a big dilemma. क्या करूं ताई? ये हमने जो शुरू किया है प्रयास वही है। एक पीढ़ी जाएगी उसमें, बट आज के आज कुछ नहीं हो सकता। जितना हम अपने आप पर अधिकार रखते हैं स्वयं पर, उतना हम स्वयं करें और दूर की सोच कर इस प्रकार के चिंतन से प्रारंभ करें, लोक प्रबोधन करना, इसके प्रयास करें और धीरे धीरे करके 40-50 वर्षों में फिर से गाड़ी पटरी पर आने लगेगी। जी। किसी को पूछिए भैया। नमस्ते ताई, मैं प्रमोद पाटिल बोल रहा हूँ कोल्हापुर से। जी प्रमोद जी। हाँ नमस्ते। तो जो हम अभी लोक शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो एक समाज शास्त्र का भी हिस्सा बन सकता है। हाँ, एक्चुअली समाज शास्त्र का हिस्सा है ऐसे मुझे थोड़ा सा लगता है। तो उसमें मुझे बोलना था कि मेरी कोई एक दो विद्यार्थी है, छात्र है, उनका अभी समाज शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है और वो पीएचडी करना चाहते हैं। तो मैंने उनको सुझाव दिया था कि आप भारतीय शिक्षा के समाज शास्त्र में आप कुछ संशोधन कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। तो अगर मुझे कुछ महाराष्ट्र के ऐसे कुछ संदर्भ मिले प्राध्यापक जो इन क्षेत्र में उनको मार्गदर्शन कर सकते हैं या ऐसे कुछ, तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। एक मैं अभी दे सकती हूँ, बाद में तो थोड़ा विचार करना होगा। अपनी गोष्ठी में आए थे डॉक्टर प्रकाश सहस्रबुद्धे, मुंबई में रहते हैं। मुंबई में कहा वो अभी मुझे देखना होगा। ऐसे ही उनसे और लोगों के संदर्भ मिल जाएंगे। ठीक है ताई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ दिनेश जी आप पूछिए। हाँ ताई नमस्ते, मैं दिनेश प्रताप सिंह कल्याण से। जी जी। साहित्य में हम इसको लोक साहित्य के माध्यम से बहुत अध्ययन कर भी रहे हैं और सामग्री भी बहुत सारी उपलब्ध है। तो लेकिन एक दिक्कत अभी तक मैं ऐसा मान के चल रहा था, दिक्कत आज सुनने के बाद लग नहीं रही है अब, कि जो काम ये संस्कार भारती कर रहे हैं वो हाँ मनोरंजन के क्षेत्र में भी कर रहे हैं और साहित्य के क्षेत्र में भी कर रहे हैं। वो रास्ता ही ठीक है क्या, या नया रास्ता फिर से बनाना होगा? नहीं, वो भी ठीक है, परंतु उसको ही एक्सटेंड करना होगा, क्योंकि संस्कार भारती फिर भी नगरीय मनोरंजन का क्षेत्र ज्यादा है, मंचीय नगरीय ऐसा बहुत है। माने एकदम अभिजात कला, अभिजात साहित्य, अभिजात प्रस्तुति, तो ये अभिजनों के लिए है, वो तो है, परंतु उसको लोक तक ले जाना है। तो एक भोपाल में कपिल जी तिवारी करके हैं। हाँ, कपिल तिवारी जी हैं। हाँ, कपिल तिवारी जी हैं।
उन्होंने इस लोक शिक्षा का और इसका बहुत गहरा अध्ययन किया है और बहुत ऐसी वनवासी क्षेत्र में और ऐसी जातियों में जा कर वे रहे भी हैं। लेकिन फिर भी वह शोध क्षेत्र का और जो सर्वेक्षण होता है, शोध क्षेत्र होता है, उसका तत्व चिंतन होता है, वो बहुत है उनका। लेकिन ये बहुत ही अच्छे अध्ययनकर्ता, अच्छे अध्येता भी हैं। परंतु लोक शिक्षा की दृष्टि से माने गांवों तक पहुंचने में और इनमें अभी भी दुविधाएं तो बहुत हैं, क्योंकि अब जो अभी मैंने कहा की टिप्पणी और वो बैलगाड़ी और वो जो मजदूर और ये तो सब काम यंत्र करने लगे, लोग बेरोजगार हो गए। और नगरों में, महानगरों में होने वाली मजदूरी ये गीतों के लायक ही नहीं रही। ऐसा सब कुछ इसका तालमेल सब बदल गया, तालमेल बदल गया। वो टांगा चलाने वाला टांगे के आवाज के ताल के साथ गाता था, घोड़े के साथ अपना पुत्र है, भाई है, इस प्रकार से बात करता था। अब ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर क्या करेगा? रिक्शा के लिए गीत बनाएगा क्या? ऐसा सब हो गया। वो जो हाथ से खींची जाने वाली गाड़ी होती थी, तो उसमें सामान भर कर ले जाते थे। वो पति पत्नी दोनों एक साथ वो लारी खींचते थे। अब उस समय जो कथा है, उन लोगों का वार्तालाप है, फिर जो मालिक है जिसका सामान वो ले जा रहे हैं, उसमें जो मजदूरी का भी आनंद है, साथ में काम करने का आनंद है, और उससे दिन के अंत में मिलने वाली तुष्टि संतुष्टि है, वो आज के मजदूर को कहाँ भाग्य में है। आज का मजदूर क्या करता है? यंत्र का जो स्विच है वो ऑन ऑफ करता है, और यंत्र जो पैकेट बनाता है उसको गिन कर बॉक्स में डालता है। जी जी। तो एकदम विश्व बदल गया, और उसमें इसका इतना शोषण होता है कि उसमें संस्कार और मनोरंजन और इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ये सब है ना, सारी बातें, सारा लोक जीवन विस्थापित हो गया है। जी जी। और उसने एक नया ही विकृत स्वरूप धारण कर लिया है। तो लोक संग्रह, हाँ जी, लोक साहित्य का संग्रह करते हुए मुझे हाँ, ये सारी चीजें मिली जो आज भी उपलब्ध हैं, लेकिन वो विस्मृत होती जा रही हैं। वनवासियों कोरकू जनजाति का जो अध्ययन करते हुए मुझे मिला सब, ये सारी चीजें ये उनके एक पीढ़ी पहले आज सब कुछ उपलब्ध थी। हाँ, और लेकिन सब वो विस्मृत होता जा रहा है, वनवासियों में भी विस्मृत होता जा रहा है। ये ग्रामीण क्षेत्र तो इसलिए विस्मृत होता जा रहा है कि वो संदर्भ प्रासंगिक नहीं रहा, क्योंकि ये सारे विस्थापित हो गए, उनके काम ही बदल गए, उनका जीवन ही बदल गया, उनकी परिस्थिति बदल गई, सब कुछ बदल गया। तो फिर वो तो या तो विस्मृत हो जाएंगे, और इसका स्थान लेने वाला, परिस्थिति बदल गई तो परिस्थिति के अनुरूप कुछ नहीं नया सृजन हुआ। जी जी। तो जो अवकाश है, शून्यावकाश है, वो किससे भरे, किससे बांटे, ये बड़ी समस्या हो गई। इसलिए ये सारा जो चित्र है वो देखना, समझना और इसके बारे में चिंतन करना, कुछ प्रस्तुति करना, ये व्यास विद्यापीठ का बहुत बड़ा शोध क्षेत्र और अध्ययन का विषय रहेगा। एक तो होता है सृजन करो, साहित्य का, कलाकृतियों का सृजन करो, एक तो ये होता है। एक होता है चिंतन करो, शोध करो।
और तीसरा होता है प्रबोधन करो। ऐसे व्यास विद्यापीठ का दायरा बहुत बहुत व्यापक है। जी नमस्ते। जी हाँ। मैं सुवीर वैसनकेरे बोल रहा हूँ कर्नाटका से। With your permission, a little English I will talk in. Okay. You talked about entertainment, G, when it comes to learning through entertainment. I am a teacher in Rashtrotthana Vidya Kendra. So I know. we usually prefer students to go for mostly the classical music and entertainment aspects. क्या हो रहा है कि वो attractive नहीं हो रहा है students को. So they obviously they get attracted towards the latest the entertainment, music or songs. So how much is it that how much is it okay for them to get involved, and where can we allow them to go ahead? I understand it takes a very long time to make the changes in the entire society. However, as an immediate act, how much of that can be allowed for the students to go ahead, or is it okay for the students to learn using the modern or the latest film or any other songs and other music aspects? No, it is not. It is not advisable because संगीत का मानस पर बहुत असर होता है, संगीत का चित्त तंत्र पर बहुत असर होता है। वो केवल एंटरटेनमेंट तो नहीं है, वह हमारे नर्वस सिस्टम को और हमारे चित्त तंत्र को प्रभावित करने वाला, हमारी मनोस्थिति को प्रभावित करने वाला ऐसा विषय है। और इसलिए भारतीय संगीत जो है वह अधिक प्रभावी है। कितने वैज्ञानिकों ने ये प्रयोग किए हैं। मैं एक प्रयोग बताऊंगी आपको, मैंने जो पढ़ा था उससे आपको उसका महत्व ध्यान में आएगा कि क्यों भारतीय संगीत को हमने प्राथमिकता देनी चाहिए। एक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया, उसने 2 छोटे छोटे पौधे लिए, माने वो लता जैसे पौधे लिए, फिर उनको इंक्यूबेटेड बॉक्सेस में रखा गया और एक में पाश्चात्य डिस्को म्यूजिक और पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत, ऐसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के संगीत का ये प्रयोग किया। 15 मिनट तक बजाया तो जिसमें ये डिस्को म्यूजिक बज रहा था, वो जो लता थी वो जब संगीत बज रहा था उसके विपरीत दिशा में झुक गई थी और जैसे वो बॉक्स से बाहर निकलने का प्रयास कर रही है ऐसा होता था। जो पाश्चात्य संगीत बज रहा था, शास्त्रीय संगीत, उसमें 35 डिग्री वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था उसकी तरफ झुकी थी। तो इट मीन्स कि डिस्को म्यूजिक से शास्त्रीय म्यूजिक का प्रभाव, आकर्षण का प्रभाव अधिक है। ये एक प्रयोग ये किया। दूसरा, उसके बाद एक नॉर्मल सिचुएशन में उन प्लांट्स को लाया गया और फिर 2 इंक्यूबेटेड बॉक्सेस में रखा गया। एक में तो ये पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत है, दूसरे में भारतीय शास्त्रीय संगीत बजाया गया। तो वो तो 35 डिग्री झुकी थी, ये तो जैसे उस यंत्र को लिपट गई। इतना आकर्षण वनस्पति के लिए भारतीय शास्त्रीय संगीत का था। ये इसलिए इस संगीत का असर वनस्पति पर, प्राणी जगत पर, पंचमहाभूतों पर और फिर मनुष्य में देखो तो मन पर, चित्त पर, नर्वस सिस्टम पर बहुत अधिक होता है। इसलिए इनको सुनने को मिलना चाहिए, वह भारतीय शास्त्रीय संगीत मिलना चाहिए। दिस इज नॉट ओनली एन एंटरटेनमेंट, इट इज ए रेमेडी, इट इज प्रिस्क्रिप्टिव, इसलिए होना चाहिए। अब ये बात ठीक है कि आज ये बहुत ही दुष्कर हो गया है, कठिन हो गया है, ये बात तो ठीक है, परंतु इसी के लिए तो ये राष्ट्रोत्थान और पुनरुत्थान और ये सब बने हैं कि ये कठिन कामों को करो। शुरुआत हमारे टीचर्स में इस बात की स्पष्टता होना ये होगा, फिर अभिभावकों के साथ 1-to-1 और समूह में इस बात का विचार होना,
तीसरा है संगीत जानने वाले, संगीत शास्त्र जानने वाले लोगों में इसका विचार करना ये होगा। और फिर इस प्रकार से यदि प्रिस्क्रिप्शंस तैयार होंगे तो अभिभावकों का साथ लेकर हम फिर छात्रों में इसका विकास कर सकते हैं, इसकी स्थापना कर सकते हैं। लंबा रास्ता है, थोड़ा कठिन भी है, लेकिन शुरुआत में वो कठिन और लंबा होगा, बाद में धीरे धीरे स्थापित होगा तो वो सर्वत्र स्थापित हो जाएगा। इसी प्रकार से वाद्य यंत्रों में भी हैं और भिन्न भिन्न नृत्य प्रकारों में भी है, सर्वत्र है ये सिद्धांत। तो संगीत भी केवल चीप एंटरटेनमेंट है ही नहीं, वह तो एक मानस और माने मन की शिक्षा, बुद्धि, व्यक्तित्व की इंटेग्रिटी, चित्त तंत्र आदि बहुत महत्वपूर्ण ये साध्य करने वाला विषय है जी। ओके जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। नवनीत सावलिया जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। जी नमस्कार ताई। नमस्कार। मैं कर्णावती से नवनीत सावलिया। मैं जानती हूँ। हाँ जी जी धन्यवाद ताई। मेरा प्रश्न ये है ताई कि अभी जो अनुपमा जी ने भी पूछा और सब लोग पूछ रहे हैं, वो प्रश्न इतना गहरा होता है और लंबा होता है और आप इतना एक दो सेंटेंस में या ज्यादा मतलब समझा देते हैं, तो इसको मतलब ऐसा धैर्य कैसे रखे? मेरे में इतना धैर्य नहीं है। तो धैर्य संपादन तो करना चाहिए, उसके बिना तो आज की कठिन समस्याओं के हल ही नहीं होने वाले हैं। देखो जी ताई, आपके पास मतलब बोलते हैं ताई कि 50-60 साल में ये हो जाएगा, लेकिन हमें मतलब वो 50-60 साल बहुत लंबा लगता है, इसलिए मैं धैर्य की बात कर रहा हूँ ताई। हाँ, अभी सृष्टि के जन्म को 1,97,29,49,126 वर्ष हुए हैं। उतने लंबे अवधि में 50-60 वर्ष कुछ नहीं होता। तो अपना दायरा बढ़ाओ तो फिर ये 50-60 वर्ष कुछ नहीं लगता। हम क्या होता है, हम अपने जीवन काल के संदर्भ में ही सोचते हैं, अरे और मैं 50 वर्ष का तो हो गया, अब कब देखने को मिलने वाला है, ऐसा करके दुखी हो जाते हैं। लेकिन लाइफ इज कंटिन्यूअस, जीवन तो निरंतर चलता है। हम हमारी दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, ये चलने ही वाला है। तो लोग 7 पीढ़ियों तक चलने वाला धन इकट्ठा करके रखते हैं, तो 7 पीढ़ी की कल्पना तो करते ही हैं हम। सही है ताई। जी धन्यवाद। रक्षा सिंह जी। जी प्रणाम ताई। हाँ नमस्कार जी नमस्कार। मैं मतलब कुछ प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मैं उसी में ऐड करना चाह रही थी कि जैसे भी सिखाते हैं स्टूडेंट को भी या कहीं जाते भी हैं बोलने, तो यह बात को देखते हैं कि अगर एक बार आपका कोई प्रोग्राम शुरू होने वाला है, आप देखेंगे कि माइक में जैसे कर्कश ध्वनि आ जाती है, तो मन हमारा तुरंत विचलित हो जाता है और शायद उसका इम्पैक्ट 5-6 रहता है। तो भाई अगर अच्छा संगीत या जैसे हमने किया या हमने ओम का देखेंगे कि एक अच्छी अनुभूति दिन भर रहती है और मतलब हमको शायद कार्य करने की एनर्जी और बढ़ जाती है। और साहित्य में भी ये बताया कि हर एक को शिक्षा संगीत से ही दी जाती थी। वो आर्मी सिपाही हो के लिए जा रहे हो, कोई भी इंस्ट्रक्शन तो संगीत जरूरी से शायद तब ढोल नगाड़े या संगीत ऐसे, ताकि उनको बल मिले और वो दिन भर उसका कर पाए। तो आज सब कुछ जैसे पाश्चात्य बन गया, वैसे संगीत भी पाश्चात्य बन गया जी, और हमारी रुचि भी पाश्चात्य बन गई। तो अंतर्बाह्य हम रूपांतरित होते जा रहे हैं, तो वापस मुड़ो और फिर से रूपांतरित होकर भारतीय रुचि वाले बनो। जी ताई। हो गया समय? समय हो गया है, हम शांति मंत्र करते हैं।
जिसका भी प्रश्न है अभी वो अपने